नमस्कार। कार्यक्रम रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रही हूँ, उन्होंने अपनी कहानी चिट्ठी के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को न सिर्फ चमत्कृत किया बल्कि आश्वस्त भी किया। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा जैसे कहानी संकलनों, अन्वेषण और निर्वासन जैसे उपन्यासों के साथ ही सृजनात्मक गद्य की अप्रतिम कृति वह जो यथार्थ था के लेखक अखिलेश आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने कथा संसार में अखिलेश ने बेहद सामान्य से दिखने वाले पात्रों के जरिए जिस तरीके से अपने समय और समाज से मुठभेड़ की, वैसे ही अपनी पत्रिका तद्भव में वे एक जागरूक और सजग संपादक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज अखिलेश जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अखिलेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों की तरह मेरी भी ये जिज्ञासा है कि आप लेखक कैसे बने, या ये कहूँ कि वो कौन सी कोई घटना विशेष या कोई पात्र जिसने आपको लेखक बनने के लिए प्रेरित किया, या उस समय की परिस्थितियाँ जिससे आपका रुझान साहित्य की ओर बढ़ा, हम जानना चाहते हैं। लेखक बनना निश्चय ही एक बड़ी क्रिया होती है, लेकिन इस बड़ी क्रिया का जो एक बड़े लक्ष्य की जो शुरुआत हुई बहुत मामूली और लगभग एक हास्यास्पद क्रिया से हुई। वो क्रिया ये थी कि जैसे हम पढ़ते थे छोटी सी क्लास में, मतलब 10th में, 9th में पढ़ते थे, तो होता ये था कि जो बच्चा कॉलेज के कार्यक्रम में 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो स्वरचित कविता सुनाता था तो उसकी बड़ी वाहवाही होती थी। तो किसी बड़े महान लक्ष्य के कारण नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं कि वाहवाही बटोरने के एक छोटे से मकसद से मैंने भी लिखना शुरू किया। लेकिन जाहिर है कि उसका मकसद भी छोटा था और वो रचनाएं भी इतनी साधारण, इतनी मामूली थी कि आज मुझे याद भी नहीं कि मैं क्या वो रचनाएं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों को पढ़ता गया, साहित्यकारों को, बड़े बड़े लेखकों को, तो ऐसे वैसे लिखना हमेशा और कठिन से कठिनतर होता गया। मुझे लगा कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें शब्द, संवेदना, विचार, जीवन का पर्यवेक्षण, इतनी सारी चीजें एक लिखने में शामिल रहती हैं। और हर बार जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो हमेशा यही लगता है कि जैसे जो पहले लिखा वो कोई संयोग से हो गया, बाकी मेरे से संभव नहीं है लिखना। लेकिन जब धीरे धीरे उसको शामिल होता हूँ एक लेखकीय प्रक्रिया में, आप ये कह सकती हैं कि उस मेडिटेशन में शामिल होता हूँ, तब चीज बननी शुरू हो जाती है। कहीं आपने मेहता पुस्तकालय के विषय में भी बताया था कि उसका बहुत प्रभाव पड़ा और उसकी वजह से जो एक लोकप्रिय साहित्य जिसको आप उस समय पढ़ने लगे थे, उसको छोड़कर आप एक शिष्ट या कहना चाहिए श्रेष्ठ साहित्य की ओर आप उन्मुख हुए। तो उसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, मेहता पुस्तकालय हमारे सुल्तानपुर जनपद जो शहर था हमारा, वहाँ की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइब्रेरी थी, क्या है। तो अब हम लोग तो एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के थे और पहले मध्यवर्ग की भी एक क्रय शक्ति ज्यादा नहीं होती थी, और हम तो विद्यार्थी भी थे तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और तो ये था कि भाई किताबें पढ़ी कैसे जाएं, खरीद कर पढ़ना संभव नहीं था। और उस शहर में कोई इतने बड़े लेखक नहीं होते थे कि भाई जिनके घर पर किताबें हों, लाइब्रेरी हो, तो मांग करके हम लोग पढ़ लें उसको जो है वो। तो इसलिए अगर वो लाइब्रेरी न होती तो हम तो पढ़ ही नहीं सकते थे श्रेष्ठ साहित्य की जो पुस्तकें हैं, तो न पढ़ते और न हमारा एक लेखन की दुनिया से उतना, जिसे कहते हैं कि गहन साक्षात्कार, वो भी संभव नहीं था। तो उस पुस्तकालय ने न केवल पढ़ने की ललक पैदा की, उसका संस्कार पैदा किया, बल्कि एक लेखक भी बनाया, मैं इस तरह से कहना चाहूंगा। क्योंकि कोई ऐसी बुक शॉप नहीं थी जहाँ पर किताबें उपलब्ध हों, आप वहाँ पर जा करके ही सही 1-2 किताबें भी आप खरीद लो, न किताब खरीद लो, किताबों के बारे में आपको जानकारी हो जाए कि भाई ये किताबें आई हैं नहीं, तो कुछ भी और कोई जरिया नहीं था किताबों से वाकिफ होने का, उन्हें पढ़ने का। तो इसलिए हम मेरे जीवन में आप कह सकती हैं कि मेहता पुस्तकालय का, या मुझे लेखक बनाने में या साहित्य का एक पाठक बनाने में मेहता पुस्तकालय का जो योगदान है, उसे मैं कभी
भूल नहीं सकता और उस ऋण को कभी चुका नहीं सकता। आपका उपन्यास है निर्वासन। उस उपन्यास में एक प्रसंग है जिसमें चाचा भतीजा हैं जो किसी पुस्तक की दुकान पर जाकर जल्दी जल्दी से किताबें पढ़ते हैं, वो भी तो इससे जुड़ता है। नहीं, वो मेहता पुस्तकालय का प्रसंग नहीं है। दरअसल हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे, तो जो हमने आपको किताबों के बारे में जो बात बताई, कमोबेश पत्रिकाएं आती थी तो उनके साथ भी वो समस्या थी कि उन्हें खरीदने की जो क्रय शक्ति होती है वो हम विद्यार्थियों के पास तो होती नहीं थी, लेकिन पढ़ने की ललक बहुत थी। तो एक खन्ना बुक स्टॉल बस अड्डे पर वहाँ पर हुआ करता था, तो उनके यहाँ सारी पत्रिकाएं आती थी। कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं भी, जैसे सारिका और नया प्रतीक, ये सब पत्रिकाएं भी वो मंगाते थे। बाकी जो धार्मिक साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सारी पत्रिकाएं तो आती ही थी, माया। तो अब ये तक पढ़ने की ललक थी, तो हम लोग जाते थे तो वहाँ पर जाहिर है कि बहुत सारे लोग ऐसे मुफ्त में पढ़ने वाले खड़े हो जाते थे। तो खन्ना जी सबको थोड़ी देर बाद भगाते रहते थे कि भाग ये मुफ्त में पढ़ने चले आए। लेकिन उनको पता था कि ये बच्चे हैं और अच्छा ये लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम लोग भी थोड़ी मोहलत वो देते थे कि पढ़ लें। लेकिन अब पढ़ लें और कितनी देर, वो भी कितनी मोहलत देते, तो उनका भी सम्मान करना था। तो ये था कि कितनी जल्दी पढ़ लें। तो जो जल्दी पढ़ने की जो प्रैक्टिस हो गई, खास तौर पर पत्रिकाएं जल्दी पढ़ने की प्रैक्टिस, तो उसके पीछे ये दास्तान थी कि भाई वो खरीद सकते नहीं थे पत्रिकाएं और वहां ज्यादा देर खड़े होकर पढ़ नहीं सकते थे, तो जितना मौका मिला उसी में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो। तो ये एक हम क्षमता विकसित की है पत्रिकाओं को बहुत जल्दी पढ़ने की। साहित्य यात्रा के साथ आपने कई शहरों की भी यात्रा की, कादीपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ। इन सब का निश्चय ही आपके जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ा ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी सृजनात्मकता भी इससे प्रभावित हुई? देखिए, मैंने एक लेख लिखा था, बल्कि आप कहें अपनी रचनात्मकता के बारे में लिखा था। तो उसका शीर्षक यही था, भूगोल की कला। तो ऐसे तो लगता है कि एक साहित्य की दुनिया में भूगोल का क्या महत्व होता है, लेकिन मेरी निगाह में एक भूगोल मेरे जीवन में, कम से कम एक लेखक के रूप में मेरे जीवन में भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप कितना भी भूगोल से पीछा छुड़ाना चाहें, उन जगहों से आप मुक्त होना चाहें, लेकिन आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्मृतियों का इतना बड़ा पिटारा लेकर के आपके साथ साथ वो भी ट्रेवल करती रहती हैं। वो पुरानी जगह, वो पुराना परिवेश, वो भी यात्रा करता रहता है और कभी पीछा नहीं छोड़ता है। मसलन मैं इलाहाबाद से लखनऊ आ गया, तो लेकिन वो इलाहाबाद मेरे दिमाग में लगातार दस्तक देता रहता था, बहुत दिनों तक दस्तक देता रहता था। तो मैं तो ऐसे भी मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा कि मेरी कहानियों की, मेरे रचनाओं की रीढ़ जो है वो मेरा वो जगहें ही रही हैं। और मैंने जैसे वह जो यथार्थ था पुस्तक, कादीपुर में मैं रहता था, एक छोटा कस्बा, शहर क्या, वो तो एक छोटा सा तहसील जिसे कहेंगे, वो था। तो वहाँ पर मेरा बचपन से, पैदाइश से लेकर के और कक्षा 5 तक की पढ़ाई मैंने वहाँ करी थी। तो कहने को मतलब क्या, एक तब मेरी बुद्धि भी इतनी विकसित नहीं थी, ऐसा नहीं कि तब कोई लेखक बनने का कोई रहा होगा। लेकिन जब मैं पढ़ लिख करके और लगभग 40 साल का हो गया मैं, तब मैंने एक किताब लिखी उन कादीपुर की उन स्मृतियों को जो लगभग मैं भूल चुका था, और उन्हें याद करने की प्रक्रिया में वो विस्मरण और स्मरण के बीच की कोई चीज बन गई, बहुत जो यथार्थ था। अभी निर्वासन उपन्यास तो लगातार सुल्तानपुर उसमें आता है। तो जगहों का मेरी निगाह में, और आप नई नई जगहों को देखो, नई नई जगहों को समझो, वहाँ सीखो। हमेशा स्थानांतरण या आप कहें कि विस्थापन जो है आपको समृद्ध भी करता है किसी मायने में, लेकिन आप पुरानी चीजों को छोड़ो मत, लेकिन उनके नॉस्टैल्जिया में इतना भी मत रहो कि नई जगहों को प्यार करना भूल जाओ। जहाँ जाओ उन जगहों को प्यार करो, उनसे सीखो, और वैसे ही थाती लेकर के आप रचना में उतरिए। जैसा कि अभी अखिलेश जी ने कहा कि लेखक की जो स्मृतियां होती हैं वो उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं दिखती ही है। आपके भी हम देखें, आपका जीवन आपकी रचनाओं में प्रतिबिंबित है, और विशेष रूप से मैं जिस विषय पे आपसे चर्चा करना चाहती हूँ वो है राजनीति। और 2 कहानियां हैं आपकी, ऊसर और बायोडेटा।
इसमें जिस तरीके से आपने राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से लिया, क्योंकि जो इसके मुख्य पात्र हैं वो छुरभैये नेता ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आपकी कुछ अन्य कहानियां भी हैं, जैसे हम यक्षगान को ले सकते हैं, चिट्ठी को लें, यदि लंबी कहानी है आपकी श्रृंखला उसको लें, तो उसमें भी राजनीति हमें बैकग्राउंड में दिखती है। तो ये जो एक राजनीतिक समझ आपकी विकसित हुई, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन सी परिस्थितियां रही, कैसे ये राजनीतिक समझ या ये राजनीतिक दृष्टि या चेतना आपकी विकसित हुई। देखिए, इसके संदर्भ में मैं 3 बातें कहना चाहूँगा जी। एक तो ये, जैसे आपने जिन कहानियों का जिक्र किया, खासतौर पर बायोडेटा और ऊसर का, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी तो मैंने जिक्र किया कि मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। और सुल्तानपुर एक ऐसा, जब हम लोग बड़े हुए, इंटरमीडिएट लगभग सन 77 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की मैंने, और उसके पहले से ही सुल्तानपुर जनपद जो है, जिसमें अमेठी तहसील तक सुल्तानपुर जनपद में ही थी, और ठीक हमारे जनपद के बगल में रायबरेली जनपद था। तो एक तरह से राजनीतिक गहमा गहमी का वो बहुत हृदय स्थल जिसे आप कह सकते हैं, न केवल हमारे जनपद का बल्कि वो प्रदेश का आप कहें, बल्कि देश का वो एक गहमा गहमी का बड़ा हृदय स्थल था। तो वो एक चीज जिसे कहते हैं कि वो हमारे बहुत सारे साथ पढ़ने वाले जो हमारे दोस्त थे वो खुद नेता बन गए। पता चला इंटरमीडिएट कर, अभी इंटरमीडिएट पास भी नहीं किए हैं, कुर्ता पजामा पहन करके वो भी नेता हो गए, राजनीति करने लगे। तो वो एक तरह से मेरे प्रत्यक्ष अनुभव जगत का हिस्सा भी था कि हमारे अपने लोगों की दास्तान थी, एक बात। दूसरी चीज ये थी कि और उसने मुझे ऐसा बनाया, इन अनुभवों ने मुझे ऐसा बनाया कि मेरे भीतर एक चीजों को, राजनीति की चीजों को समझने की दृष्टि भी थी। फिर एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि पढ़ाई लिखाई हुई। तो राजनीति तो हर जगह होती है। एक राजनीतिक नजरिया, एक राजनीतिक दृष्टि, वो मतलब स्थूल अर्थ में मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई इस पार्टी का समर्थन या उस पार्टी का विरोध। एक राजनीति ये होती है कि आपको अपने यथार्थ को देखने की, उसकी तलहटी में जा करके उसका रेशा रेशा समझ लेने की जो दृष्टि होती है, और उस जिंदगी को बदल देने का जो सपना होता है। तो एक सपना जो होता है सुंदर समाज का, वह भी आपको एक राजनीतिक विवेक आप में पैदा करता है। तो शायद मैं कह सकता हूँ बगैर राजनीतिक विवेक के, मतलब ऐसे तो कह सकते हैं कि तुलसीदास हमारे भक्त कवि थे, कबीरदास थे, मीराबाई थी, तो ये तो भक्त थे, इनकी कोई राजनीति। लेकिन अगर आप देखें तो गहरी राजनीतिक समझ, ये गहरी राजनीतिक व्याख्या इनकी भी रचनाओं को की गई है। समूचे भक्ति आंदोलन की भी एक राजनीतिक व्याख्या की गई है। तो एक राजनीतिक दृष्टि होती है। तीसरी चीज में जो मुझे आप कह सकती हैं कि मेरा मन लगता है कि मैं बहुत दिनों तक या कुछ दिनों तक हूँ, बहुत दिनों तक या कुछ दिनों तक मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा। तो एक उसके नाते एक अभ्यास हो गया कि बिटवीन द लाइंस, पर्दे के पीछे, या जैसे यथार्थ में भी जो दिख रहा है उसके भी पर्दे के पीछे क्या सत्य है उसको जानने की उत्कंठा। ऐसे घटनाओं में भी, राजनीतिक घटनाओं में भी पर्दे के पीछे जाकर क्या सत्य क्या है उसको तलाश लेने की जो आकांक्षा होती है, शायद उसने भी मेरी रचनाओं में राजनीतिक परिवेश या राजनीतिक चेहरों को रचा। आपने कहीं कहा है कि आप रूढ़ पदावली से आपको चिढ़ है, या यूं कहूं कि जो लिखने की एक परंपरागत प्रक्रिया है आप उसका खंडन करते हैं। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? रूढ़ पदावली से ये जिसे कहते हैं कि उससे थोड़ी दूरी बना करके जो रखने की बात मैंने कही, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई जो हमारी परंपरा है साहित्य की, उससे मैं दूरी बनाने की बात कह रहा हूँ। निश्चय ही कोई भी रचनाकार या किसी फील्ड में, विज्ञान में आप ले लीजिए, पेंटिंग में ले लीजिए, परंपरा से विमुख होकर कभी भी सार्थक काम नहीं कर सकता है। लेकिन परंपरा कोई रूढ़ ही नहीं होती। जब वो रूढ़ी बनने लगती है
तो उसमें सड़ांत आ जाती है, और एक लेखक के रूप में हमें उससे बचना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बात कही। दूसरी चीज, जैसे भाषा को ही ले लें, जैसे मैं समझाऊं कि मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए गर्मी बहुत लग रही है, तो किसी ने जैसे अब आप ऐसे कहिए कि लिखेंगे कि एक पारंपरिक रूढ़ भाषा तो यही होगी, पदावली होगी कि बहुत गर्मी लग रही है, तो जो पढ़ने वाला होगा उसको उस गर्मी के का जो तापमान है ना, वो उतना नहीं महसूस होगा। वो जब आप, तो हमारे मुहावराकारों ने मुहावरा बनाया, जैसे आसमान सिर पे आ गया हो, सूरज तप रहा था, पुल तार पिघल रही थी, मतलब वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी अर्थ प्रकट करने की क्षमता थोड़ी कम होती चली गई। तो अब उसको कैसे कहा जाए, जब आपके पास जो पहले से कहे गए जो जरिया होते हैं, जब वो नाकाफी लगे और आप उनको रिजेक्ट कर दें, तो फिर जो आप कहेंगे उसमें एक नयापन होगा, और वो पाठक के लिए भी ज्यादा आकर्षक, ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो ये मेरा कहना है कि रूढ़ पदावली से मतलब, या रूढ़ शिल्प से मतलब कि कुछ नया खोजा जाए जो है, और शायद साहित्य का विकास भी इसी में होता है, या किसी भी इलाके में विकास इसी से होता है कि जब आप पहले की लिखी हुई या पहले की अपनाई हुई प्रविधियों को नकारते हैं, उससे इनकार कर देते हैं, और आपको लगता है कि मुझे अब कुछ नया करना है। जैसे नागवा जी भी कहते हैं ना कि कहानी अपने अंदर से ही अपना रूप ग्रहण करती है, तो उसी तरीके से आप की कहानियां भी, आपका जो शिल्प है वो एक नया, एक खिलंदड़ा अंदाज में हमको वो शिल्प आपका दिखता है। नहीं, नागवा जी का पूरा सम्मान करते हुए मैं इसमें एक दूसरे तरह से, मतलब मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ आलोचना में ये बड़ी धारणा रही, ये बहुत ही बार बार कहा गया कि शिल्प क्या है, असली चीज तो कथ्य होता है, कथ्य जो आपका अपना भीतर होता है वो अपने अनुसार शिल्प ग्रहण कर लेता है। यानी शिल्प को कोई उसकी जो स्वायत्तता है उसको नकारने की बात बार बार की जाती है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो तुलसीदास का भी राम कथा पर वही शिल्प होता, और मैत्री शरण गुप्त का भी वही शिल्प होता, या रघुवंश में कालिदास भी उसी शिल्प में लिखते, सभी वाल्मीकि भी उसी शिल्प में लिखते। तो अगर ऐसा नहीं है कि जो कथ्य होता है वो इतना, शिल्प इतना यांत्रिक नहीं होता है और इतना दोयम नहीं होता है। बहुत बार एक लेखक के रूप में खुद मैंने अनुभव किया है कि कई बार जब आप शिल्प की दिशा में कोई नया शिल्प इख्तियार करते हो, तो वो शिल्प जो है वो आपके कथ्य को भी बदल देता है, और कथ्य को बदल ही नहीं देता है, कई बार आविष्कृत कर लेता है। तो इसलिए शिल्प का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो यांत्रिक चीज है अपने आप है, उसमें लेखक का खून पसीना लगाना पड़ता है, उससे जो पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना लगाना पड़ता है, तब एक महत्वपूर्ण शिल्प जो आपके कथ्य को आभा से भर दे, एक ऐसा शिल्प तब तैयार होता है। इसी संदर्भ में यहीं से मैं अपनी बात को जोड़ना चाहती हूँ। आपकी दो और कहानियां जिनके लिए कहा जाता है कि वो दलित चेतना की कहानियां हैं, दलित विमर्श की कहानियां हैं, वजूद और ग्रहण। वजूद में जहाँ पर जयप्रकाश के पिता से महक आती है, वहीं पे ग्रहण जातीय जो दलित जातियां हैं उनकी जो उत्पत्ति है, उसको वर्तमान की जो जाति व्यवस्था है उसको जोड़ते हुए जिस तरीके से प्रतीकों से आप अपनी बात को सामने रखते हैं और राजकुमार का चरित्र गढ़ते हैं, न सिर्फ उसका नामकरण वह भी अद्भुत है बल्कि वह चरित्र भी बहुत अद्भुत है। तो ये जो आपकी कहानियां हैं, ये जो वर्तमान समय में दलित विमर्श पर कहानियां लिखी जा रही हैं, उनसे ये बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट की कहानियां हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं कोई जो मेरा अपना लिखने का तरीका है उसमें कोई इस तरह का विभाजन करके कि नहीं ये मुझे दलित कहानी लिखनी है या मुझे आदिवासी कहानी लिखनी है, इस तरह का विभाजन करके मैं नहीं लिखना पसंद करता हूँ। बल्कि लिखना क्या है, या कोई भी चीज जो है मतलब एक समग्र अनुभव
से रचना जन्म लेती है। एक कंपोजिट, समग्र बल्कि शब्द गलत होगा, एक कंपोजिट मिले जुले अनुभव से, एक साझा अनुभव से रचना जन्म लेती है जो है। तो मैंने कोई इस इरादे से नहीं मैंने लिखा था कि मैं कोई दलित कहानी लिख रहा हूँ या जो और लोग दलित कहानियाँ लिख रहे हैं उनसे कोई अलग। मुझे कुछ चीज़ें लगी, कोई दुख लगा लोगों का, कुछ अनुभव थे, कुछ मेरी कल्पनाएं थीं, तो उसको मैंने रचा। उसमें कोई मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि मैं कोई दलित आंदोलन की कहानी लिखूं। तो एक रचना अपने लिखे जाने के बाद वो स्वतंत्र हो जाती है लेखक से, तो लोग उसका जैसा भी पाठ करें। कई बार उसके पक्ष में बहुत सारे पाठ किए गए, दोनों खासतौर पर ग्रहण के बारे में कहना चाहूँगा। उसके खिलाफ मेरे ख्याल से कम 10-12 लेख जो है वो उसके खिलाफ लिखे गए, और उसमें मतलब इस आधार पर कि जैसे माना जाता है कि भाई एक दलित लेखन जो सच्चा दलित लेखन है वो एक दलित खुद जो दलित समुदाय से पैदा हुए लोग हैं, तो उस आधार पर तमाम चिंतकों ने, सृजनात्मक लेखकों ने उस कहानी का विरोध किया, मेरा भी विरोध किया। लेकिन मेरा कहना ये कि मैं कोई क्लेम ही मैंने नहीं किया कि मैं कोई दावा मेरा नहीं था कि मैं कोई दलित कहानी लिख रहा हूँ या मुझे भी उसमें उस आंदोलन में शामिल होना जाए। तो ठीक है, मतलब मैंने तो एक अपने ढंग की जो मैं फील करता था, जो मेरी कल्पनाएं जहाँ तक जाती थी, मेरे अनुभव जगत, मेरा हुनर जहाँ तक जाता था, वहाँ मैंने लिखा उसे। अब मैं आपके उपन्यासों पे कुछ बात करना चाहती हूँ, अन्वेषण और निर्वासन। अन्वेषण को यदि मैं कहूँ कि यह व्यक्ति केंद्रित उपन्यास रहा और व्यक्तिगत अनुभूतियां भी इसमें अभिव्यक्त हुई हैं, वही निर्वासन जो है वो एक व्यापक फलक का उपन्यास है जिसमें यथार्थ की कई हमको कह सकते हैं परतें दिखाई पड़ती हैं। इसमें जहां एक तरफ राम मंजोर के बाबा का निर्वासन है, तो वहीं दूसरी ओर चाचा के भीतर ही भीतर जो निर्वासन चल रहा है उसको आपने इसमें शब्दांकित किया है। तो इतने बड़े व्यापक फलक पर इस उपन्यास को लिख पाना कैसे संभव हुआ? अन्वेषण मेरा पहला उपन्यास था और 91 में लिखा गया वो जी। और निर्वासन 2014 में वो छप करके आया, यानी लगभग 25 साल का अंतराल है। तो पहली बात तो ये कि 25 साल में लिखने का शऊर भी आपको थोड़ा ज़्यादा आता है और आपका अनुभव, आपके अनुभव का, आपके ज़िंदगी के बारे में समझने का जो दायरा होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो शायद 25 साल के वक्त ने और एक ऐसा उपन्यास संभव कराया। दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकती हैं कि जो आपने कहा कि अन्वेषण एक व्यक्तिगत, तो मेरा मानना है कि लेखन में हमेशा एक व्यक्तिगत व्यक्ति तो रहता ही है, चाहे अन्वेषण हो या निर्वासन हो। एक इंसान की कहानी, उसकी जाति, जिंदगी, ये सब चीज़ें आती हैं रूप बदल करके जो है वो आती रहती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद वो जो आप जो चीज़ कह रही हैं तो उसके पीछे मैं यही कहूँगा कि एक 25 साल का तजुर्बा एक भिन्न धरातल पर आपको लिखने के लिए तैयार कर देता है।